नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने गद्य के उद्भव और विकास पर बातचीत शुरू की थी। आप समझ चुके हैं, आप परिचित हो चुके हैं अच्छी तरह से कि गद्य किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार अनेक पड़ावों से गुजरकर आधुनिक खड़ी बोली गद्य के रूप में विकसित हुआ। और हमने जब उस सत्र को समाप्त किया था, प्रश्नों से पहले हमने चर्चा की थी कि आधुनिक काल में आकर गद्य अनेक रूपों में, अनेक विधाओं के रूप में विकसित हुआ, जिसमें परंपरागत विधाएं जो हमें संस्कृत साहित्य से विरासत के रूप में मिली वे शामिल हैं, और जो पश्चिमी साहित्य के प्रभाववश हिंदी साहित्य में उत्पन्न हुई वे विधाएं भी शामिल हैं। तो इसी क्रम में, गद्य के उद्भव और विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण विधा नाटक पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि न केवल आप नाटक के स्वरूप को समझें, बल्कि नाटक किस प्रकार हिंदी नाटकों के रूप में आया, किन किन पड़ावों से होकर गुजरा, उन सब बातों को भी, उन सब तथ्यों को भी आप अच्छी तरह समझ सकें, ताकि परीक्षा में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सही जवाब आपके पास हों। इससे पहले कि हम सत्र शुरू करें, आप इन सभी महान व्यक्तित्वों से रूबरू हो जाइए, परिचित हो जाइए। जो बिल्कुल बीचों बीच हैं वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नाटकों के प्रवर्तक माने जाते हैं और नाटकों को एक नया निश्चित स्वरूप देने वाले हैं ये जयशंकर प्रसाद। और आप हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिन्होंने समस्या नाटकों को जन्म दिया। आप हैं भुवनेश्वर, जिन्होंने एब्सर्ड नाटकों का प्रवर्तन किया। और आप हैं मोहन राकेश, जिनका एक नाटक सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी है। आधुनिक बोध से जुड़े हुए नाटकों की रचना की मोहन राकेश ने, पौराणिक संदर्भों के माध्यम से समसामयिक संदर्भों की समस्याओं की अभिव्यक्ति की मोहन राकेश ने। और आप हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने रेडियो नाटक नामक नाटक के एक नए रूप के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये सभी वो महान हस्तियां हैं जिन्होंने नाटक के स्वरूप के बहुआयामी विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। तो इन सब के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने यहां कवर पर इन सब की तस्वीरें लगाई हैं। एक बार फिर से, क्लासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने ध्रुव स्वामिनी जैसा समस्या प्रधान नाटक भी लिखा। भुवनेश्वर, जिन्होंने एब्सर्ड नाटक को एक नई दिशा दी। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिन्होंने समस्या नाटक को जन्म दिया। और मोहन राकेश, जिन्होंने आधुनिक बोध से संपृक्त नाटक लिखे। और विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने रेडियो नाटक को एक नई दिशा दी, एक नए रूप में अभिव्यक्त किया। ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की देन को स्वीकार करते हुए, समझते हुए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि हमारा चलन है, हमारी परंपरा हो गई है एक तरह से, कि नाटक पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नाटक शब्द आखिर बना कैसे। तो दोस्तों, नाटक शब्द में नट मूल धातु है। इस मूल धातु का अर्थ है नृत्य करना, स्वांग करना, अभिनय करना। और इसमें संस्कृत का अण्वुल प्रत्यय लगा है और अण्वुल प्रत्यय में से अक शेष रहता है। इस प्रकार नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई। और नाटक का सामान्य अर्थ माना जाता है स्वांग करना, यानी नाटक करना। रूपक, ये भी नाटक की एक शैली है। और नाचना यानी नृत्य करना, और अभिनय करना। अब बात आती है हिंदी नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी चर्चा करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहां नाटक, हमने चर्चा की थी, परंपरागत विधाओं में आता है। तो परंपरागत विधा होने का मतलब है कि संस्कृत से नाटक नामक विधा को हमने विरासत के रूप में, परंपरा के रूप में प्राप्त किया है। तो संस्कृत में नाटकों के नाटक को काव्य माना जाता था, पहली बात। दूसरी बात, उसे दृश्य काव्य की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो क्योंकि पहले नाटकोों का मंचन हुआ करता था, तो इसलिए दृश्य काव्य के श्रेणी में नाटकों को संस्कृत में रखा गया। भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र, जो कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका, उसमें नाटक की चर्चा की, तो उसे नाट्य वेद या पंचम वेद कहकर के संबोधित किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए।
दूसरी बात, संस्कृत नाटकों से ही क्रमशः अनेक पड़ावों से होकर गुजरते हुए हिंदी नाटकों का जन्म हुआ। दोस्तों, आपने भाषा के उद्भव और विकास को समझा है, तो जिस तरह से संस्कृत से परिवर्तित होते हुए प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से गुजरकर हम खड़ी बोली हिंदी तक पहुंचे, उसी तरह से नाटक भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और मैथिली आदि पड़ावों से गुजरते हुए नाटक हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के नाटक के रूप में हमारे सामने आया। हिंदी नाटकों से पूर्व कहा गया है, संस्कृत में तो नाटक लिखे ही जाते थे, प्राकृत में नाटक लिखे जाने लगे और एक लंबी पर प्राकृत के नाटकों की एक लंबी परंपरा मौजूद है। अपभ्रंश में आपको ध्यान रखना है, प्राकृत में नाटक बहुत लिखे गए, लेकिन अपभ्रंश में यह परंपरा लगभग समाप्त प्राय हो गई। इसके बाद जो स्थानीय भाषाएं, लोक भाषाएं प्रचलित हुई, उनमें मैथिली में नाटक लिखे गए, ब्रज भाषा में नाटक लिखे गए। लेकिन दोस्तों, इन नाटकों के विषय में एक बात ध्यान में रखने की है, सभी नाटक गद्यमय नहीं थे, ये सभी नाटक पद्यमय थे। यानी जब हिंदी, खड़ी बोली हिंदी से पहले नाटक जो स्वरूप था वो पद्यमय स्वरूप था, गद्यमय स्वरूप नहीं था, क्योंकि गद्य की शैली को पूरी तरह से स्थिर और निश्चित स्वरूप प्राप्त करने में काफी लंबा समय लगा और ये आधुनिक काल में आकर के ही संभव हो पाया। मैथिली नाटकों की बात करें तो विद्यापति का गोरक्ष विजय एक बहुत अच्छा उदाहरण है मैथिली नाटकों का। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, कभी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि गोरक्ष विजय की भाषा है, या कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैथिली का नाटक है, तो आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। यहां मैंने वही नाम दिए हैं जिन पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। और ये जो मैथिली नाटक था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पद्य तो मैथिली में लिखा गया है, लेकिन गद्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब पद्यमय नाटक, जितने भी ब्रज भाषा के नाटक पहले लिखे गए वे सभी पद्यमय थे, ये बता चुकी हूं मैं। इनमें रामायण महानाटक जो प्राणचंद चौहान के द्वारा लिखा गया 1610 ईस्वी के लगभग, भाषा है ब्रज, ये बहुत ही उल्लेखनीय नाटक है दोस्तों। इस नाटक का नाम, इस लेखक का नाम, इसका समय और इसकी भाषा को कंठस्थ कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो नाटक आता है ब्रज भाषा का वो है करुणाभरण, लच्छीराम के द्वारा लिखा गया 1598 ईस्वी में और इसकी भाषा भी ब्रज है। आनंद रघुनंदन रीवा नरेश विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया 1700 ईस्वी, इसका समय है, ब्रज भाषा में लिखा गया। आनंद रघुनंदन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है ब्रज भाषा का, क्योंकि इसी को कुछ विद्वान हिंदी का पहला नाटक कहकर संबोधित करते हैं। तो आनंद रघुनंदन को आपको भूलना नहीं है। ये सभी नाटक और इनके लेखक, इनका समय आपको रट लेना है। शुक्ल जी ने केवल आनंद रघुनंदन में ही नाटकत्व स्वीकार किया है, यानी जितने भी पूर्ववर्ती नाटक हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार वे नाटक की श्रेणी में आते ही नहीं। उन्होंने केवल और केवल आनंद रघुनंदन को, जो रीवा नरेश विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया, उसी को नाटक के गुणों से युक्त कृति माना है। आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये सभी पद्यात्मक प्रबंध है, यानी आनंद रघुनंदन को भी स्वीकार नहीं करते डॉक्टर नगेंद्र, ये बात ध्यान रखेंगे। आचार्य शुक्ल स्वीकार करते हैं उसे नाटक, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि ये सब पद्यात्मक प्रबंध हैं, इनमें काव्य के गुणों का भी अभाव है, ऐसी स्थिति में इन्हें नाटक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब स्थिति ये होती है उत्पन्न, प्रश्न ये उत्पन्न होता है दोस्तों, आखिर हिंदी का पहला नाटक है? तो कुछ विद्वान आनंद रघुनंदन को ही हिंदी का पहला नाटक मानते हैं, जैसे कि मैंने चर्चा की, लेकिन हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत नहुष हिंदी का पहला नाटक है। यह सर्वमान्य मत है दोस्तों, इसे भूलना नहीं है। और भी आप कंठस्थ कर लेंगे, गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, यानी उनके द्वारा रचित नहुष को ही हिंदी का पहला नाटक माना गया है कांश विद्वानों के द्वारा, और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इसी को हिंदी का पहला नाटक माना है। आगे चलते हैं। हिंदी नाटकों का प्रारंभ भले ही भारतेंदु से पहले के युग में हो गया हो, और भले ही हम ये स्वीकार करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने हिंदी का पहला नाटक नहुष लिखा, लेकिन सही बात, सच बात यह है दोस्तों कि नाटक विधा अपने पूरे स्वरूप में विकसित हुई
भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के बाद। इसलिए सही मायने में हिंदी नाटकों का प्रवर्तन करने का श्रेय किसको दिया जाए, तो वो दिया जा सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हिंदी का पहला नाटक उनके पिता द्वारा लिखा गया नहुष है, लेकिन एक क्रमबद्ध जो विकास की परंपरा है वो हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के बाद ही दिखाई देती है। हिंदी नाटकों के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक, प्रश्न पूछा जा सकता है, रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास के द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है। शेक्सपियर के समग्र नाटकों के अनुवादक कौन है? लाला सीताराम। द्विवेदी युग के नाटककार हैं लाला सीताराम, और इन्होंने शेक्सपियर के सारे नाटकों के हिंदी में अनुवाद किए। तो इनको शेक्सपियर के सारे नाटकों के अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है। दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। हिंदी का पहला अनुदित खड़ी बोली का नाटक कौन सा है? तो ये है शाकुंतलम 1863 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह, जिनके विषय में हम पिछले सत्र में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। उन्हीं राजा लक्ष्मण सिंह ने पहले हिंदी का पहला खड़ी बोली का नाटक, अनुदित नाटक लिखा, और उस नाटक का नाम है शाकुंतलम, यानी कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुदित रूप है ये। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? बहुत ही रोचक तथ्य है दोस्तों। जानकी मंगल, जिसके लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, 1868 ईस्वी में इसकी रचना की गई। ये हिंदी का पहला वो नाटक है जो सबसे पहले अभिनीत किया गया, यानी मंचित हुआ, जिसको खेला गया। और आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के अनेक लोगों ने इस नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी अभिनय किया था, और स्वयं काशी नरेश भी उस अभिनय को देखने यहां पधारे थे। तो ये इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। इस पर प्रश्न भी पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो आप इन सभी तथ्यों को कंठस्थ कर लेंगे। अब बात आती है हिंदी नाटक के विकास की। ये तो हो गई पृष्ठभूमि, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन इनको हम 5 चरणों में हिंदी नाटक के विकास को समझ सकते हैं दोस्तों। पहला भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी के बीच मानी गई है। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर रखा गया है, और 1900 से 1918 ईस्वी के बीच इसका समय निर्धारित किया गया है। तीसरा है प्रसाद युग, जिसका समय है 1918 से 1938, जिसे हम कविता के इतिहास में छायावाद कहते हैं। वही नाटक के इतिहास में प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं। चौथा पड़ाव है प्रसादोत्तर युग। प्रसाद के बाद का युग 1938 से 1960 के बीच होता है, और साठोत्तर युग 1960 से अब तक चल रहा है। प्रमुखतः इन 5 चरणों में हम नाटकों के विकास को देख सकते हैं। हम देखेंगे कि भारतेंदु युग में जब नाटक लेखन की परंपरा शुरू हुई तो नाटक स्वरूप क्या था, और कैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए समय के साथ साथ, कैसे नाटक जो केवल एक मनोरंजन की वस्तु था, मनोरंजन का माध्यम था, हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में उभर कर सामने आया। ये बदलाव हम इस विकास क्रम के द्वारा समझेंगे, और ये समझेंगे कि नाटक की विषय वस्तु में भी समय के साथ साथ समय की मांग, परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार क्रमशः बदलाव आता गया। तो सबसे पहले भारतेंदु युग की बात करते हैं। भारतेंदु युग पर दोस्तों परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र पर पूछे जाते हैं या फिर जयशंकर प्रसाद पर पूछे जाते हैं। तो इन नाटककारों के सारे नाटक आपको कंठस्थ होने चाहिए। कैसे भी हो आपको ये कार्य करना ही होगा। तो सबसे पहली बात, हिंदी नाटकों के सूत्रधार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूत्रधार और प्रवर्तक एक ही बात है। हिंदी नाटक का वास्तविक प्रारंभ आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही माना जाता है। इस बात को भूलेंगे नहीं। नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पूर्ववर्ती जो नाटक केवल मनोरंजन तक सीमित थे, उन्हें अपने समय की समस्याओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी विधा में परिवर्तन लाते हैं, किसी भी व्यवस्था में बदलाव लाते हैं, तो पहले वो बदलाव बाहरी स्तर पर होता है, स्थूल रूप में होता है, मोटे रूप में होता है। लेकिन जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, वह बदलाव सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है, बारीक से बारीक होता जाता है। तो अभी
रूप में परिवेश की जो समस्याएं थी उनसे नाटक विधा को जोड़ने का कार्य किया नाटकों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब कैसे युगीन समस्याओं में परिवर्तन आया, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आया और नाटक के स्वरूप में परिवर्तन आया, उसको हम इस विकास क्रम के माध्यम से समझेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय, क्योंकि परिचय जानना भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान व्यक्तित्व का बहुत जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और भारतेंदु आपकी उपाधि थी, इस पर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। 1880 में काशी के विद्वानों ने उन्हें उनके रचना कर्म से प्रभावित होकर भारतेंदु उपाधि यानी भारत का इंदु यानी भारत का चंद्रमा, इसका अर्थ है, ये उपाधि उन्हें प्रदान की थी। तो कब प्रदान की गई, किसके द्वारा प्रदान की गई, कौन सी उपाधि थी, ये तीनों तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा ताजा रहने चाहिए। जन्म आपका 9 सितंबर 1850 को वाराणसी और काशी एक ही बात है, कई बार कह चुकी हूं, भूलेंगे नहीं। और आपका निधन 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में ही हुआ। आपके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था, जिन्होंने नहुष, जो हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, उसकी रचना की। आगे चलें। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भारतेंदु के जीवन का है कि आपने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से अंग्रेजी भाषा सीखी। इस बात को रेखांकित कर लीजिए और अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। और उसके बाद अन्य जो भाषाएं, भारतीय भाषाएं थी, उन्हें स्वाध्याय से स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू, इतनी सारी भाषाएं उन्होंने घर पर रहकर स्वयं स्वाध्याय से स्वयं अध्ययन करके इनका ज्ञान प्राप्त किया। 1968 में आपने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सभी पर प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार मैं दोहरा रही हूं तो आप इनका महत्व समझ सकते हैं। 1873 में आपने हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका बाद में नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था, पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी, उस मैगजीन का संपादन किया। उसके बाद 1874 में बाला बोधिनी नामक पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों, इसमें इन तीनों पत्रिकाओं में बाला बोधिनी पत्रिका को आप इस रूप में भी ध्यान में रखिए कि ये स्त्रियों की समस्याओं से जुड़ी पत्रिका है। बाला मतलब स्त्री, लड़की, तो स्त्रियों की समस्याओं से संबंधित, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्रियों की समस्याओं से जुड़ी हुई किस पत्रिका का संपादन किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए बाला बोधिनी पत्रिका, जिसका संपादन 1874 में हुआ। 3 सन 1968, 1873 और 1874 आपको भूलने नहीं है। श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देश प्रेम नाटक लेखन के मूल उद्देश्य थे। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। आप देखिए, उन्होंने नाटक लेखन का अपना उद्देश्य क्या, श्रृंगार यानी प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति तो है ही, हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समकालीन समस्याओं पर प्रहार करना, कटाक्ष करना, कुछ आश्चर्यजनक वर्णन करना और समाज को परिष्कृत करना, समाज की उन्नति करना, समाज में जीवन मूल्यों का संचार करना और देश के प्रति प्रेम की भावना को विकसित करना, इन सभी उद्देश्यों को लेकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखे। हिंदी में मौलिक नाटक लेखन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही हुई। उससे पहले या तो संस्कृत से प्रभावित नाटक लिखे गए थे या फिर अनुदित नाटक लिखे गए थे। तो सच्चे अर्थों में मौलिक नाटक लेखन की शुरुआत किसने की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। और इनके युग में जो नाटक लिखे गए, उनके कथानक अलग, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कथानक में विविधता है। हास्य व्यंग प्रहसन लेखन की परंपरा का सूत्रपात यानी व्यंग्यात्मक नाटक लेखन की परंपरा भी भारतेंदु युग में ही प्रारंभ हुई। और हिंदी के मौलिक रंगमंच की स्थापना का प्रयास भी सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया, जो आज विकसित होकर अपने पूर्ण विकसित रूप में हमारे सामने आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 प्रकार के नाटक लिखे, एक तो मौलिक नाटक, दूसरे अनुदित और रूपांतरित नाटक। मौलिक नाटक जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा के आधार पर स्वयं किसी कथानक की कल्पना करके रचता है, वे मौलिक नाटक होते हैं। जो किसी दूसरी भाषा से अनुवाद करके लिखे जाते हैं, वे अनुदित नाटक होते हैं।
और किसी अन्य भाषा में लिखे गए नाटक में थोड़ा परिवर्तन करके जब कोई नाटक लिखा जाता है तो उसे रूपांतरित नाटक कहते हैं। आगे चलें। आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण ये याद रखना है उनकी रचनाओं के विषय में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटकों की रचना की। आपके मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ, यह प्रहसन है। प्रहसन का अर्थ है व्यंग्यात्मक नाटक। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। समाज में धर्म और उपासना के नाम पर जो अनाचार व्याप्त हैं उनका चित्रण इसमें किया गया है, उन पर कटाक्ष किए गए हैं, उन पर प्रहार किए गए हैं। दूसरा उनका नाटक है प्रेम जोगिनी, 1875 में प्रकाशित हुआ और काशी के धर्म में व्याप्त जो आडंबर हैं उन पर प्रहार किया गया है। यह दूसरा नाटक है प्रेम जोगिनी। आगे चलते हैं। श्री चंद्रावली 1876 में प्रकाशित हुआ और यह वैष्णव भक्ति पर लिखा गया नाटक है। विषस्य विषमौषधम 1876 में यह भी प्रकाशित हुआ और इसमें अंग्रेजों की शोषण की नीति और भारतवासियों की मानसिकता पर चुटीला व्यंग्य किया गया। यानी एक बात तो जाहिर है दोस्तों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक को समकालीन परिवेश में व्याप्त जो विसंगतियां थी, जो बुराइयां थी, जो दोष थे, उन पर प्रहार करने का माध्यम बनाया ताकि जनसाधारण जो उनके से बेखबर है, उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहा, वो उन असंगतियों को, उन विषमताओं को समझे और उन्हें दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाए। ये मूल उद्देश्य था भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक लेखन में। उनका एक और महत्वपूर्ण नाटक है भारत दुर्दशा, 1880 में लिखा गया। बहुत प्रश्न पूछा जाता है भारत दुर्दशा पर, तो भूलेंगे नहीं, 1880 का नाटक है। 1880 वही वर्ष है जब काशी के विद्वानों ने मिलकर भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी। इस बात को इस तरीके से आप जोड़कर याद रखेंगे। पराधीन भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति और सामाजिक और सांस्कृतिक जो पतन हो रहा था उस समय अंग्रेजों के जमाने में देश का, उसका यहां बहुत ही स्वाभाविक और यथार्थपरक चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं। अगला नाटक है नील देवी, 1881 में लिखा गया। इसके माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से नारी व्यक्तित्व की गरिमा की स्थापना की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंधेर नगरी एक और महत्वपूर्ण नाटक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। 1881 में प्रकाशित हुआ। भूलेंगे नहीं, भारत दुर्दशा 1880 और अंधेर नगरी 1881। स्वार्थपरक राजव्यवस्था, भ्रष्टाचार, विवेकहीनता और लोभ वृत्ति पर तीखा कटाक्ष किया। यानी क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन व्यवस्था का उद्देश्य था भारतवासियों का शोषण करना और धन को निष्कासित कर अपने देश में ले जाना। तो वो जो समस्या थी, उसके कारण जो दुष्प्रभाव हमारे समाज और हमारी संस्कृति पर पड़ रहे थे, उन्हीं को यहां अभिव्यक्त करने की कोशिश की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये एक अपूर्ण नाटक है। ये और एक महत्वपूर्ण बात है, अंधेर नगरी को भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरा नहीं कर सके और उनके बाद राधा कृष्ण दास ने इस नाटक को पूरा किया, जो उनके समय के एक अन्य विद्वान, एक अन्य साहित्यकार माने जाते हैं। सती प्रताप एक और नाटक, 1873 में इसका प्रकाशन हुआ और सावित्री, सत्यवान सावित्री का नाम आपने सुना होगा, उसके पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक है ये। इसके बाद सत्य हरिश्चंद्र 1875 में प्रकाशित हुआ। असत्य पर सत्य की विजय की स्थापना की, का वर्णन किया, का चित्रण किया इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ताकि जीवन मूल्यों की स्थापना समाज में फिर से की जा सके, ताकि जो सांस्कृतिक पतन भारत का हो रहा है उस सांस्कृतिक पतन की स्थिति को रोका जा सके। अब बात आती है अनुदित और रूपांतरित नाटकों की। तो सबसे पहला अनुदित और रूपांतरित नाटक है उनका विद्या सुंदर, 1868 में प्रकाशित हुआ। और ये किस संस्कृत के नाटक का अनुदित रूप है? उस नाटक का नाम है चौर पंचाशिका, जो बिल्हण नामक संस्कृत के कवि के द्वारा, नाटककार के द्वारा लिखा गया। और लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से चौर पंचाशिका जो बिल्हण ने लिखा था संस्कृत में, उसका अनुवाद नहीं है,
बल्कि बिल्हण के चौर पंचाशिका नाटक जिसका बंगला में अनुवाद हुआ था, उसके बंगला संस्करण का अनुवाद यहां पर किया है विद्या सुंदर के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पाखंड विडंबन उनका दूसरा नाटक है, 1872 में प्रकाशित हुआ। और कृष्ण मिश्र का संस्कृत में एक नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ, प्रबोध चंद्रोदय, इसका अनुदित रूप है ये। धनंजय विजय उनका एक अन्य नाटक 1873 में ये प्रकाशित हुआ। और कांचन कवि जो संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं, उनके नाटक का अनुवाद किया गया धनंजय विजय के रूप में। आगे चलते हैं। अगला नाटक है कर्पूर मंजरी, 1875 में ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और राजशेखर का प्राकृत भाषा में लिखा हुआ नाटक है कर्पूर मंजरी नाम से ही, उसका ये हिंदी अनुवाद है। इसको राजेश्वर की जगह राजशेखर कर लेंगे दोस्तों। अगला नाटक है भारत जननी, 1877 में इसका प्रकाशन हुआ। और बंगला नाट्य गीत भारत माता का ये अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 में, विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस जिसका शीर्षक है, उसका हिंदी अनुवाद है मुद्रा राक्षस नाटक, जिसका प्रकाशन 1878 में हुआ। दुर्लभ बंधु बहुत महत्वपूर्ण अनुदित कृति है, इसको आप भूलेंगे नहीं। दुर्लभ बंधु 1880 में प्रकाशित हुआ। शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अधूरा अनुवाद है, पूरा नहीं है, अधूरा अनुवाद है, याद रखेंगे। अब भारतेंदु युगीन नाटकों की मोटी मोटी विशेषताएं कौन सी हैं जिनको आधार बनाकर भारतेंदु युग में नाटक लिखे गए, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात, सत्य, न्याय, त्याग और उदारता का संदेश देना, यानी जीवन मूल्यों की स्थापना करना। मानव मूल्यों के प्रति आस्था जगाना, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक पतन हो रहा था, हमारी संस्कृति निरंतर ह्रास की ओर जा रही थी। ऐसी स्थिति में आवश्यक था कि मानव मूल्यों का फिर से उत्थान किया जाए ताकि हमारा सांस्कृतिक पतन रुक जाए। अनुकरणीय ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों के प्रति समाज को आकर्षित करना और ये बताना कि हमारा वास्तव में सांस्कृतिक वैभव कितना अद्भुत है, कितना प्रभावशाली है। अगर हम उन सब से कोई ना कोई प्रेरणा ग्रहण करें तो हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकते हैं। इस उद्देश्य से अनुकरणीय चरित्र जितने भी हैं हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में, उन सभी को आधार बनाकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने के युग में नाटक लिखे गए। ये बात केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के संदर्भ में नहीं है दोस्तों, बल्कि भारतेंदु युग में जितने भी नाटक लिखे गए उन सभी में ये विशेषताएं कम या ज्यादा मिलती हैं। आगे चले। भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक एवं आदर्शवादी विषयों पर नाटक लिखना, सुधारवादी दृष्टिकोण, सुधार कहां करना है, जो बुराइयां हमारे समाज में, हमारे धर्म में व्याप्त हो गई हैं उन्हें सुधारना है। सामाजिक उद्बोधन, यानी जो सोया हुआ समाज है, जिसे अपना सांस्कृतिक पतन दिखाई नहीं देता, जिसे अपना आर्थिक शोषण दिखाई नहीं देता, उन सारी समस्याओं और स्थितियों के प्रति जगाना उद्देश्य था भारतेंदु युगीन नाटकों का। संस्कृत नाट्य शास्त्र की मर्यादा की रक्षा के साथ साथ शिल्प में समयानुकूल परिवर्तन किए गए। इसका उद्देश्य, इसका मतलब यह है दोस्तों कि न केवल उन्होंने संस्कृत नाटकों की जो विशेषताएं थी, जो प्रमुख तत्व थे, उनको स्वीकार किया, लेकिन अपने समय के अनुकूल, यानी आधुनिक काल के अनुकूल यदि कोई बदलाव उन्हें महसूस हुए कि जो नाटक के स्वरूप में होने चाहिए, वे बदलाव भी उन्होंने किए। और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके युग में लिखे गए जो भी नाटक थे उनमें संस्कृत के तत्व भी मिलते हैं, पश्चिमी नाटकों के तत्व भी मिलते हैं और वैष्णव रासलीला के तत्व भी मिलते हैं। इस प्रकार एक समन्वित नाटक का सुंदर रूप प्रस्तुत हुआ, हमारे सामने आया भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में। भारतीय एवं पाश्चात्य पद्धति तथा वैष्णव भक्ति की रासलीला का समन्वय किया, अभी समझा दिया मैंने। पारसी रंगमंच के व्यवसायिक उद्देश्यहीन मूल्यहीन नाटकों का विरोध किया। पारसी रंगमंच अंग्रेजों के जमाने में, यानी 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति थी दोस्तों। ये पारसियों के द्वारा अलग अलग जगहों पर विभिन्न ऐसे श्रृंगारिक नाटकों का मंचन किया जाता था जो न तो जीवन मूल्यों का संदेश देते थे, न समाज सुधार की बात करते थे। उनका उद्देश्य केवल और केवल सस्ता मनोरंजन करना था। तो ऐसे नाटकों का विरोध किया भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के नाटककारों ने, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि पारसी रंगमंच अधिक लोकप्रिय हो गया
तो हमारा नाटक लिखने के माध्यम से जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि भारतेंदु युग में पारसी रंगमंच का विरोध किया गया, अतीत के गौरव का स्मरण किया गया, वर्तमान की अधोगति के प्रति खिन्नता व्यक्त की गई। आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नाटकों का मंचन भी करते थे और कभी कभी स्वयं अभिनय भी करते थे। 3 नामों को याद रख लेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनकी उपाधि थी। दोस्तों, ये न केवल नाटकों का मंचन करते थे बल्कि कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर उन नाटकों में अभिनय भी किया करते थे। पंडित शीतला प्रसाद कृत जानकी मंगल, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी, नाटक में स्वयं भारतेंदु ने अभिनय किया और इसे देखने के लिए काशी के नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण भी पधारे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसे कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है अन्य महत्वपूर्ण नाटककारों की, जिनके नाटक और उन नाटककारों के नाम और उनके नाटकों की यहां पर चर्चा करेंगे। श्रीनिवास दास, जिनका रणधीर प्रेम मोहिनी पहला दुखांत नाटक है और संयोगिता स्वयंवर 2 महत्वपूर्ण कृतियां हैं। राधा कृष्ण दास, इनकी है महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप सिंह। किशोरी लाल गोस्वामी, चौपट चपेट प्रहसन और मयंक मंजरी। दोस्तों, चौपट चपेट प्रहसन का नाम याद कर लेंगे, लेखक का नाम याद कर लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण नाटक जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, जिनके लेखकों के नाम याद होने चाहिए, वो मैं आपको रेखांकित करूंगी। आप उन्हें किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो पहला जो नाटक है वो तो है रणधीर प्रेम मोहिनी। दूसरा नाटक है चौपट चपेट प्रहसन, लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, भूलना नहीं है। आगे चलेंगे। बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटक सामने आए, नल दमयंती स्वयंवर और कलिराज की सभा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने 2 नाटक महत्वपूर्ण लिखे। भारत सौभाग्य बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, इसको ध्यान देंगे, और दूसरा उनका नाटक है वृद्ध विलाप। प्रताप नारायण मिश्र ने 2 नाटक विशेष तौर पर उनके लोकप्रिय हुए, भारत दुर्दशा और हठी हम्बीर। इन्हें बिल्कुल नहीं भूलेंगे। भारत दुर्दशा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी नाटक लिखा और प्रताप नारायण मिश्र ने भी नाटक लिखा। तो जब कभी इसके लेखक के विषय में प्रश्न आए तो आप देख लेंगे कि विकल्पों में या तो प्रताप नारायण मिश्र का नाम होगा या भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम होगा। यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम नहीं है तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के साथ जुड़ा हुआ है भारत दुर्दशा नाम। तो इसलिए हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि प्रताप नारायण मिश्र ने भी इस शीर्षक से एक नाटक लिखा। तो अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प में नहीं है तो आपको प्रताप नारायण मिश्र पर निशान लगाना है। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा गौ संकट। द्विवेदी युग, एक महत्वपूर्ण बात, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में आकर एक बहुत बड़ा बदलाव आया हिंदी नाटकों में। सबसे पहली बात, जिस पारसी रंगमंच का विरोध करते रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन नाटककार, वह पारसी रंगमंच द्विवेदी युग में आकर बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया, बहुत अधिक सशक्त रूप में उभर कर सामने आया। यही कारण है कि द्विवेदी युग में उतने उच्च कोटि के नाटक, मौलिक नाटक लिखे ही नहीं गए जो भारतेंदु युग में लिखे गए। तो इसलिए नाटकों के विकास की दृष्टि से द्विवेदी युग थोड़ा कमजोर युग माना जाता है। नाट्य साहित्य की दृष्टि से यह विशेष समृद्ध नहीं है। भारतेंदु के पश्चात लगभग 25 वर्ष तक नाट्य साहित्य ह्रासोन्मुखी रहा, यानी उन्नति नहीं कर सका। 25 वर्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि जब जयशंकर प्रसाद एक नाटककार के रूप में उभरे तभी अच्छे नाटक, हिंदी के अच्छे नाटक हमारे सामने आते हैं। पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक, प्रहसन लेखन, रोमांचकारी और अनुदित नाटक लेखन, विशेष तौर पर अनुदित नाटक लेखन और पारसी रंगमंच, पारसी रंगमंच का प्रभाव, ये 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं द्विवेदी युग के नाटकों की। ये 2 बातें ही आपको याद रखनी है। आगे चलें। पारसी रंगमंच का सस्ता मनोरंजन लोकप्रिय हुआ, यह भी मैंने चर्चा कर दी। अनुदित नाटकों में मूल आत्मा का ह्रास हो गया, यानी संस्कृत से अगर मान लीजिए कर्पूर मंजरी का अनुवाद किया जा रहा है तो कर्पूर मंजरी का अनुवाद जिस रूप में किया गया इस युग में, वो नाटक की जो मूल
भावना है, मूल संवेदना है, वो ही प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने नहीं आती। तो अनुदित नाटक भी बहुत उच्च कोटि के अनुदित नाटक नहीं है। भारतेंदु और प्रसाद के मध्य कोई श्रेष्ठ नाटककार नहीं। बद्रीनाथ भट्ट द्विवेदी युग के एक अकेले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने थोड़ा सा मौलिक नाटक लिखे, थोड़े ठीक नाटक लिखे, लेकिन वे भी क्योंकि पारसी रंगमंच से प्रभावित थे, इसलिए उनका भी कोई उल्लेखनीय योगदान इस युग में नहीं रहा। इस युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला नाटकों के हिंदी अनुवाद किए गए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन कौन सी भाषाओं के अनुवाद हुए? संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषाओं के नाटक अनुदित किए गए। अनुदित नाटकों में महत्वपूर्ण बात है, सदानंद अवस्थी ने संस्कृत के नाटकों के अनुवाद किए, जिसमें उनकी एक अनुदित कृति नागानंद जो संस्कृत के नाटक का अनुवाद है उल्लेखनीय है। लाला सीताराम ने मृच्छकटिक नामक जो नाटक है, शूद्रक एक संस्कृत के नाटककार हुए हैं, उनका नाटक है मृच्छकटिक, और मृच्छकटिक का हिंदी अनुवाद किया लाला सीताराम ने। सत्यनारायण ने उत्तर रामचरित जो भवभूति का नाटक है संस्कृत में, उसका अनुवाद किया। आगे चलते हैं। अंग्रेजी नाटकों के अनुवादक के रूप में लाला सीताराम और लाला प्रसाद पांडे विशेष रूप से सामने आए। यदि प्रश्न पूछा जाए कि द्विवेदी युग के अंग्रेजी नाटकों के अनुवादक हैं, तो आपको ये दो नाम ही याद रखने हैं। बंगला नाटकों का अनुवाद ब्रजनंदन सहाय ने किया। द्विवेदी युगीन नाटककारों के कुछ नाम यहां दिए जा रहे हैं। शिवनंदन सहाय जिन्होंने सुदामा नाटक लिखा, ब्रजनंदन सहाय जिन्होंने उद्धव नाटक लिखा, गंगा प्रसाद जिन्होंने रामाभिषेक नाटक लिखा, महावीर सिंह जिन्होंने नल दमयंती नाटक लिखा, बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने वेणु संहार नाटक लिखा, इसे ध्यान रखेंगे। और जयशंकर प्रसाद का उदय द्विवेदी युग के अंतिम चरण में हो चुका था, और द्विवेदी युग में उन्होंने दो नाटक लिखे, करुणालय और राजश्री। तो आपको ये दो बिंदु याद कर लेने हैं। आगे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णार्जुन युद्ध लिखा, महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा ने सेनापति उदल लिखा, मिश्र बंधुओं ने नेत्रोन्मीलन लिखा, और बद्रीनाथ भट्ट ने चुंगी की उम्मीदवारी लिखा, जो कि एक प्रहसन है, यानी हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। आगे चले। अब आता है प्रसाद युग। प्रसाद युग भारतेंदु युग के बाद नाटक के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है दोस्तों। यहां इस समय इस युग में आकर नाटकों ने इतनी अधिक नई नई दिशाओं में विकास किया अपना, कि वह एक हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल धरोहर बनकर रह गए। भारतेंदु ने जो परंपरा स्थापित की थी नाटक लेखन की और रंगमंच की, उसी परंपरा को नई दिशा मिली प्रसाद के युग में। प्रमुखतः ऐतिहासिक नाटक लिखे गए। करुणालय से गीति नाट्य परंपरा का सूत्रपात हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। इस बिंदु को भूलेंगे नहीं। एक घूंट जो प्रसाद का एक नाटक है, जिसे एकांकी नाटक कहा जाता है, और एकांकी नाटकों का जन्म एक घूंट से माना जाता है, यानी हिंदी का पहला एकांकी है एक घूंट, जिसकी रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने की। करुणालय पहला गीति नाट्य, और एक घूंट पहला एकांकी नाटक। आगे चलते हैं। प्रमुखतः ऐतिहासिक, पौराणिक, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक बोध से संबंधित नाटक लिखे गए। भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय किया गया। देखिए, भारतेंदु के युग में तीन धाराएं मिली थी नाटक के स्वरूप में। कौन कौन सी? भारत संस्कृत की नाट्य परंपरा, वैष्णव भक्ति यानी रासलीला की नाट्य परंपरा, और पश्चिमी नाट्य परंपरा। लेकिन यहां से वैष्णव भक्ति की जो रासलीला की परंपरा थी, वो पूरी तरह से नाटक के स्वरूप से बाहर हो गई। केवल दो चीजें सामने आती हैं, भारतीय नाट्य परंपरा यानी संस्कृत से प्राप्त विरासत, और पश्चिमी नाट्य कला, जिसका अनुकरण करना, जिसके अच्छे तत्वों को स्वीकार करना नाटककारों के लिए इसलिए जरूरी था ताकि वे समय और परिस्थितियों के अनुकूल नाटकों का सृजन कर सके और ऐसे नाटकों की रचना कर सके जिनसे समाज का मार्गदर्शन हो। पाश्चात्य दुखांत, पश्चिम में ज्यादातर ग्रीक ट्रेजेडी आपने अगर सुना होगा, ग्रीक जो देश है वो है यूनान,
और साहित्य में ग्रीक ट्रेजेडी यानी यूनान के दुखांत नाटकों का अपना बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रसिद्ध है वे दुखांत नाटक के लिए, यूनान के नाटक। तो वो जो ग्रीक ट्रेजेडी थी, पाश्चात्य दुखांत और भारतीय सुखांत, और भारत में कैसे नाटक लिखे जाते थे संस्कृत में? सुखांत, यानी जिनका अंत में सब कुछ सही हो जाए, वो सुखमय हो जाए, वो सुखांत नाटक। और पश्चिम के दुखांत नाटक जिसका अंत दुख में हो, यानी नायिका की मृत्यु हो जाए, नायक की मृत्यु हो जाए, या कुछ उजड़ जाए, या कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, ऐसे बिंदु पर आकर जो नाटक समाप्त होते हैं, जो नाटक पढ़ने वालों में या देखने वालों में दुख और पीड़ा का संचार करते हैं, दोस्तों उन्हें दुखांत नाटक कहते हैं। लेकिन प्रसाद के युग में आकर एक नए प्रकार के नाटकों का उदय हुआ और वो नाटक कहलाए प्रसादांत नाटक। जिस तरीके से दोस्तों काव्य के 3 गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य, उसी तरह से प्रसाद गुण आप सभी पढ़ चुके हैं। प्रसाद गुण की खास बात यह होती है कि ना तो उसमें ओज होता है और ना उसमें बहुत अधिक मधुरता होती है, यानी बीच की स्थिति होती है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। उसी तरह से जिन नाटकों में न तो बहुत अधिक दुख था, न बहुत अधिक सुख था, बीच की स्थिति में जिन नाटकों का समापन हो रहा था, उन्हें प्रसादांत नाटक कहा गया। और इस प्रकार के नाटक प्रसाद युग में आकर के ही लिखे गए। नाटकों में सरस और प्रासंगिक गीतों का प्रयोग, ये एक बहुत बड़ा शिल्प में, नाटक के शिल्प में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया जयशंकर प्रसाद ने, कि उन्होंने किसी भी भावभूमि को, किसी भी संदर्भ को प्रभावशाली ढंग से उद्घाटित करने में, अभिव्यक्त करने में और पाठकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रभावशाली प्रासंगिक गीतों का प्रयोग अपने नाटकों में किया। और ये परंपरा यहीं से शुरू हुई। आगे चलें। गीति नाट्य लेखन की परंपरा करुणालय से हम पढ़ चुके हैं। हिंदी का पहला गीति नाट्य है करुणालय। उसी परंपरा में मैथिली शरण गुप्त कृत अनघ जो 1928 में प्रकाशित हुआ, वो एक अन्य महत्वपूर्ण गीति नाट्य है। प्रश्न पूछा जाता है, रेखांकित किया है, इसलिए आप इसे भूलेंगे नहीं। हरिकृष्ण प्रेमी ने इसी क्रम में गीति नाट्य लिखा स्वर्ण विहान, 1930 में प्रकाशित हुआ। भगवती चरण वर्मा ने लिखा तारा और उदय शंकर भट्ट ने लिखा मत्स्य गंधा, जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ। और एक और गीति नाट्य उन्होंने लिखा विश्वामित्र, जिसका 1938 में प्रकाशन हुआ। इस युग में गीति तत्व प्रधान गद्य नाटक भी लिखे गए। देखिए, गीति नाट्य एक अलग बात है, जो काव्य में होते हैं, जो गेय शैली में गाए जा सकते हैं, ऐसी शैली में लिखे जाते हैं। लेकिन जिनमें नाटकीयता होती है वो गीति नाट्य कहलाते हैं। लेकिन गद्य में अगर गेयता जैसे रोमांच, गेयता जैसे गुण को शामिल करके अगर नाटक लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है गीति तत्व की प्रधानता होना। तो ऐसे गद्य नाटक भी इस युग में लिखे गए, जिन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने भाव नाट्य कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। डॉक्टर नगेंद्र ने भाव नाट्य किसे कहा है? जिन गद्य के नाटकों में गीति तत्व की प्रधानता है, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने भाव नाट्य कहा है। आगे चलें। भाव नाट्यों में कौन सा महत्वपूर्ण है? गोविंद वल्लभ पंत कृत वरमाला और उदय शंकर भट्ट कृत विद्रोहिणी कर लेंगे दोस्तों इसे, विद्रोहिणी अंबा, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ, बहुत ही उल्लेखनीय है। हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक लेखन की दृष्टि से गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का नाटक उल्लेखनीय है। अब इस युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाटककार हैं जिन पर एक नजर डालते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, मैं फिर एक बार दोहरा दे रही हूं, जो नाटक और नाटककार आपको कंठस्थ कर लेने हैं उन्हें मैं रेखांकित करूंगी। तो हरिकृष्ण प्रेमी, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन और प्रतिशोध, ये 3 नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी स्मृति में इनको बिल्कुल बिठा लेंगे अच्छी तरह। आगे चलते हैं। स्वर्ण विहान गीति नाट्य है और बाकी सारे के सारे गद्य नाटक है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, हरिकृष्ण प्रेमी ने कौन से गीति नाट्य की रचना लिखी? तो आपको याद होना चाहिए, स्वर्ण विहान नामक गीति नाट्य लिखा हरिकृष्ण प्रेमी ने, और शेष उन्होंने जो भी नाटक लिखे वे गद्य नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनकी चर्चा अभी मैं शुरुआत में ही कर चुकी हूं, समस्या नाटकों के, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। आपके हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली बहुत महत्वपूर्ण है, आधी रात। ये सारे के सारे नाटक आपको कंठस्थ होने चाहिए। लक्ष्मी नारायण मिश्र के किसी भी नाटक को भूलना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण नाटक जो उनका है वो है सिंदूर की
खोली। सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने नाटक लिखे और विशेष तौर पर स्त्री की समस्याओं को उठाकर इन्होंने नाटक लिखे। हिंदी समस्या नाटकों के सूत्रधार यानी प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ अन्य नाटककारों पर बात करते हैं। सुदर्शन ने दयानंद और अंजना नाटक लिखे। ये तो है नाटककार दोस्तों, और ये है नाटक। श्री मिलिंद ने प्रताप प्रतिज्ञा नाटक लिखा। सेठ गोविंद दास ने हर्ष नाटक लिखा। गोविंद वल्लभ पंत ने वरमाला नाटक लिखा और वृंदावन लाल वर्मा ने राखी की लाज नाटक लिखा। इसको याद कर लेंगे। आगे चलें, प्रसादोत्तर युग पर आते हैं, यानी प्रसाद के बाद का जो युग है उसे प्रसादोत्तर युग कहा जाता है। दोस्तों अब क्या बदलाव आया, देखिए भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे गए थे उनमें मौलिक नाटक भी थे, अनुदित और रूपांतरित नाटक भी थे। प्रसाद और द्विवेदी युग में आकर केवल अनुदित नाटकों की ही प्रधानता रही, मौलिक नाटक बहुत कम लिखे गए। लेकिन प्रसाद के युग में आकर नाटक के शिल्प में परिवर्तन आया और मौलिक नाटक बहुत अधिक लिखे गए। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित नाटक लिखे गए। देशभक्ति भाव से परिपूर्ण नाटक लिखे गए। नाटकों में गीतों का प्रयोग किया गया ताकि विषय वस्तु को अच्छी तरह से पाठकों तक प्रभावशाली रूप में पहुंचाया जा सके। यहां तक हम नाटक को अभी तक जान चुके हैं। प्रसादोत्तर युग में आकर नाटक किस रूप में हमारे सामने आता है वो हमें देखना है। नाटक रंगमंच और जीवन के यथार्थ से जुड़ा। अभी तक नाटक क्या था प्रसाद के युग तक? परिवेश का यथार्थ। यानी मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जब भी कभी कोई विकास की प्रक्रिया होती है, किसी भी क्षेत्र में विकास हो, तो हम पहले बाहरी चीजों को विकसित करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बारीकी से उसके भीतर प्रवेश करते हैं। तो पहले परिवेश से जुड़ा नाटक भारतेंदु के युग में आकर के, उसके बाद अब प्रसादोत्तर युग में आकर मनुष्य के जीवन से जुड़ता है नाटक। सबसे बड़ा बदलाव जो आया प्रसादोत्तर युग में वो ये है कि नाटक रंगमंच से जुड़ा। प्रसाद के नाटक, प्रसाद युग में जितने भी नाटक लिखे गए दोस्तों, और जयशंकर प्रसाद के ज्यादातर नाटकों की बात करूं मैं तो उनके नाटक रंगमंच के अनुकूल हैं ही नहीं। अगर हम प्रसाद के नाटकों को खेलना चाहें, मंचित करना चाहें, तो हमें उनकी विषय वस्तु में, उनके स्वरूप में बहुत अधिक बदलाव करना पड़ेगा। यानी प्रसाद के युग में जो भी नाटक लिखे गए वो रंगमंच की दृष्टि से लिखे ही नहीं गए। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रसादोत्तर युग में यह आया कि जो भी नाटक लिखे गए वे रंगमंच की दृष्टि से ही लिखे गए। दूसरी बात, परिवेश से जुड़ने के साथ साथ अब जीवन के यथार्थ से जुड़ गए नाटक, यानी मनुष्य के जीवन की समस्याओं को उद्घाटित करने लगे नाटक, जिसकी शुरुआत प्रसाद युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों के रूप में हो चुकी थी, क्योंकि वहां नारी की समस्या को उठाया, यानी नारी के जीवन से जुड़ी हुई समस्या को उठाया। लेकिन बहुत कम नाटक उस समय ऐसे लिखे गए। अब उससे भी आगे बढ़कर जीवन की बहुत गहरी गहरी समस्याओं को, बारीक समस्याओं को प्रसादोत्तर युग में नाटकों में उठाया गया। उपेंद्रनाथ अश्क, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उपेंद्रनाथ अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से बाहर निकालकर आधुनिक भावबोध से जोड़ा। पहली बात रंगमंच की अनुकूलता, दूसरी बात जीवन के यथार्थ से जुड़ना, तीसरी बात आधुनिक भावबोध। आधुनिक भावबोध मैं आपको पिछले सत्र में बता चुकी हूं। जब हम प्रत्येक स्थिति को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, बौद्धिकता के तराजू में तोलने लगते हैं, तब हम आधुनिक भावबोध से जुड़ते हैं। यानी हर स्थिति को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाने लगा? आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने लगा। यानी इसका सीधा सीधा इशारा इस तरफ है दोस्तों कि पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को आधार बनाकर उनके माध्यम से उस समय की समस्याओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश हिंदी नाटकों में प्रसादोत्तर युग में की जाने लगी। नाटकों में मनोवैज्ञानिकता की अभिव्यक्ति हुई। मनोवैज्ञानिकता यानी किसी भी विषम परिस्थिति में पढ़कर मनुष्य के मन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, क्या क्या उथल पुथल मचती है, वो सारी मतलब मानसिक स्तर पर पात्र किस स्थिति से गुजर रहा है उसकी अभिव्यक्ति भी की गई। यानी न केवल प्रसादोत्तर युग में नाटक जीवन के यथार्थ में प्रविष्ट हुआ, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में, उसकी सोच में, उसके विचारों में भी शामिल हो गया। यानी बारीक से बारीक बात परिवर्तन आ रहा है नाटकों में। आगे चलें, भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शिल्प का समन्वय जो कि प्रसाद के युग में ही हो चुका था। युगीन संदर्भों में पात्रों के आंतरिक द्वंद्व,
एवं अंतः संघर्ष की सूक्ष्म अभिव्यक्ति यानी मनोवैज्ञानिक चित्रण। पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से समसामयिक समस्याओं की अभिव्यक्ति, ये मैं बता चुकी हूं आपको। नाटकों में प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया जाने लगा, यानी प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को, अपने उद्देश्य को अभिव्यक्त करने की शैली अपनाई। किन्होंने? यहां प्रसादोत्तर युग के नाटककारों ने। सामाजिक कुरीतियों से संबंधित नाटक लिखे गए, प्रेम प्रधान और समस्या प्रधान नाटक भी लिखे गए, यानी ये वो परंपराएं हैं जो प्रसाद के युग से ही चली आ रही थी। समस्या प्रधान नाटक भी लिखे जा रहे थे, सामाजिक बुराइयों पर नाटक भी लिखे जा रहे थे और प्रेम से संबंधित नाटक भी लिखे जा रहे थे। यानी आधुनिक भावबोध, जीवन के यथार्थ, मनोवैज्ञानिक यथार्थ, इन सब से जुड़े नाटकों के साथ साथ परंपरा से जो स्वरूप नाटकों का चला आ रहा था उसमें भी नाटक लिखे गए। प्राचीन तत्वों की बौद्धिक व्याख्या की गई, ये बात मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि आधुनिक भावबोध से जुड़ने का मतलब ही यह है कि प्राचीन तत्वों की बौद्धिक व्याख्या करना। बौद्धिकता, वैचारिकता और यथार्थ का समन्वय किया गया, यानी चिंतन प्रधान हो गया नाटकों में, बौद्धिकता यानी तर्क प्रधान हो गया और यथार्थ, जीवन का यथार्थ शामिल हो गया। ये तीन चीजें प्रसादोत्तर युग में नाटकों में समन्वित रूप में सामने आती हैं। स्वातंत्रोत्तर विषमताओं और विसंगतियों का चित्रण, स्वतंत्रता के बाद हमारे समाज का जो स्वरूप बदला, हमारी शासन व्यवस्था का जो स्वरूप बदला, हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आया, उनसे जो जो दोष उत्पन्न हुए, जो जो विषमताएं, जो असंगतियां, विसंगतियां उत्पन्न हुई, उन सब का चित्रण प्रसादोत्तर नाटकों में किया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रसादोत्तर नाटककारों की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाटककार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। इनके नाटक हैं जय पराजय, छठा बेटा, कैद, उड़ान, भंवर, अंजो दीदी। बहुत महत्वपूर्ण नाटक है अंजो दीदी, अंधी गली, पैंतरे। 1965 में आपको नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आप संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के पहले नाटककार हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क को हम किस रूप में जानते हैं? एक ऐसे नाटककार के रूप में जानते हैं जिन्होंने रोमांस के कटघरे से बाहर निकालकर नाटकों को आधुनिक भावबोध से जोड़ा और उन्हें मिला हिंदी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहला। आगे चलें। दूसरे नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर। हत्या के बाद पहली उनकी नाट्य कृति है समाधि, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, रक्तचंदन, युगे युगे क्रांति, बंदिनी, सत्ता के आर पार, गंधार की भिक्षुणी और श्वेत कमल। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। और आपको भूलना नहीं है कि रेडियो नाटक के प्रवर्तक हैं। आगे चलते हैं। बंदिनी नाटक प्रभात कुमार मुखोपाध्याय द्वारा रचित कहानी देवी का नाट्य रूपांतर है। महत्वपूर्ण बिंदु है। किस नाटक में विष्णु प्रभाकर ने एक कहानी का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया? तो आपको पता होना चाहिए, वो उनका नाटक है बंदिनी। पद्म भूषण से सम्मानित हुए विष्णु प्रभाकर। ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान आपको प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित हुए विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर को इस रूप में आपको याद रखना है। इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, इनके सम्मान आपको याद होने चाहिए और ये बिंदु याद होना चाहिए। और एक कौन सा बिंदु याद होना चाहिए? कि रेडियो नाटक का प्रवर्तन किया विष्णु प्रभाकर ने। आगे चलें। इस युग के अन्य नाटककारों की बात करते हैं। उदय शंकर भट्ट, जिन्होंने खास तौर पर पौराणिक एवं सामाजिक नाटक लिखे और अंबा, सागर और विजय ये इनके प्रमुख नाटक हैं। दूसरे नाटककार हैं सेठ गोविंद दास, पौराणिक और सामाजिक नाटक लिखे और आपके नाटक हैं कर्ण, कर्तव्य और दलित कुसुम। आगे चलें। सेवापथ और आधी रात ये भी इनके ही नाटक है। राधेश्याम कथावाचक, जिन्होंने पौराणिक नाटक विशेष तौर पर लिखे। सती पार्वती और भक्त प्रहलाद इनके उल्लेखनीय नाटक हैं। गोविंद वल्लभ पंत ने भी पौराणिक नाटक ही अधिक लिखे, जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक है ययाति। अगले नाटककार हैं भुवनेश्वर। दोस्तों, भुवनेश्वर समस्या नाटक नहीं थे, यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आपको ध्यान रखना है। भुवनेश्वर ने एब्सर्ड नाटक लिखे और इनका
सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है वो है स्ट्राइक, और इन्होंने जो पहला नाटक लिखा वो है श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब बात आती है साठोत्तर युग की। साठोत्तर यानी सन 60 के बाद नाटक के स्वरूप में हम प्रसादोत्तर युग तक बात कर चुके हैं, यानी 1960 तक बात कर चुके हैं। 1960 के बाद नाटक किस रूप में विकसित हुआ उसे हम समझेंगे यहां। सबसे पहली बात, यथार्थ की सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों का प्रस्तुतिकरण। देखिए, पिछले उस प्रसादोत्तर नाटक में हमने पढ़ा था कि प्रसादोत्तर युग में जो भी नाटक लिखे गए उनमें जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति की गई। तो जीवन का यथार्थ तो ऐसा का ऐसा ही बना रहा। साठोत्तर नाटकों में भी फर्क क्या आया कि जो यथार्थ मोटे तौर पर अभिव्यक्त हो रहा था नाटक में, वो उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों का प्रस्तुतिकरण यहां पर साठोत्तर युग में किया जाने लगा। यानी यथार्थ को बहुत गहराई से अभिव्यक्त किया गया सन 60 के बाद के नाटकों में। व्यक्ति मन पर पड़े बोझ और दबाव की सहज अभिव्यक्ति हुई, क्योंकि दोस्तों 1960 का जो वर्ष है उसके बाद जो समय आता है उसमें हमारी जीवन की व्यस्तताएं बढ़ती हैं। आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के लिए मनुष्य भागदौड़ करता है। महानगरों का विकास होता है और महानगरों के विकास में अकेलेपन की समस्या, अजनबीपन की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, कुंठाएं मनुष्य के जीवन को आंदोलित करने लगती हैं, पीड़ित करने लगती हैं। तो उन सब बारीक स्थितियों का, उन कुंठाओं का, उन अवसादों का, उन अकेलेपन की समस्याओं का, पीड़ाओं का व्यंजन हुआ साठोत्तर नाटकों में। मानवीय संबंधों में जो खालीपन आ गया अति व्यस्तता के चलते, जो मानवीय संबंधों, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव हमारे समाज में 1960 के बाद आया। स्त्रियां जो पहले चार दीवारी तक सीमित रहती थी, वे बाहर निकलने लगी, तो बाहर की जिम्मेदारियां और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया उसकी अभिव्यक्ति सन 60 के बाद के नाटकों में हुई। और स्त्रियों के घर से बाहर निकलने के फलस्वरूप परिवार जो बिखरे, परिवारों की मानसिकता क्योंकि पर जो दबाव पड़े, उनकी अभिव्यक्ति यहां सन 60 के नाटकों में की गई। तो उसी बात को यहां किया गया है, मानवीय संबंधों में जो खालीपन, रिक्तता, खालीपन, अर्थ शून्यता और विसंगतियों का यथार्थ परक चित्रण हुआ। लोक संवेदना की अभिव्यक्ति हुई और इन नाटकों में चिंतन की प्रधानता, वैचारिकता की प्रधानता रही। आगे चलें। मानवीय संबंधों के कटु यथार्थ को अभिव्यक्त किया गया। अकेलेपन की अभिव्यक्ति हुई, मैंने अभी आपको बताया। रिक्तता बोध, अस्तित्वहीनता और जड़ मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति हुई। यानी जो संवेदनशीलता प्रसाद और प्रसादोत्तर युग तक मानवीय संबंधों में थी, जो ऊष्मा, जो गर्माहट मानवीय संबंधों में थी, वो धीरे धीरे साठोत्तर युग में आकर समाप्त होने लगी और इस युग के नाटकों में उनकी यथार्थ परक अभिव्यक्ति हुई। पौराणिक प्रसंगों की समसामयिक अभिव्यक्ति यह हमें प्रसादोत्तर नाटकों में भी मिलती है और साठोत्तर में भी ये रही। स्त्री पुरुष संबंधों में जो बदलाव आया उसका अभिव्यंजन हुआ। जड़ता जो संबंधों में आई वो उसकी अभिव्यक्ति हुई और जीवन की जो विषमताएं थी उनको भी यहां अभिव्यक्त किया गया। आगे चले। आधुनिक बोध, आस्था के स्वर की प्रबलता रही। लोक भाषा के प्रयोग की ओर झुकाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लोक भाषा यानी जो हमारी स्थानीय भाषाएं थी उनके शब्दों को, और कहीं कहीं कुछ नाटकों में तो उनकी पंक्तियों को भी आधार बनाकर यहाँ एक नए शिल्प की ओर हिंदी नाटक मुड़ता है। सांकेतिकता, संकेतों में बात कहना, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहना और रंगमंची अनुकूलता इस युग के नाटकों की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं रही। प्रमुख नाटककारों की बात करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार है। प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, सभी नाटक और उनके सन आप कंठस्थ कर लेंगे। कोणार्क 1951 में लिखा गया, शारदिया 1959 में लिखा गया, पहला राजा 1969 में और दशरथ नंदन 1974 में। पेशे से एक IAS अफसर थे जगदीश चंद्र माथुर, लेकिन रचना धर्मिता के दबाव के कारण वे साहित्य की ओर एक नाटककार के रूप में, एक एकांकीकार के रूप में उभरकर हमारे सामने आते हैं। इनके सभी नाटकों को कंठस्थ कर लेंगे और सन भी याद रखेंगे। और इनका एक और नाटक है रघुकुल रीति जो 1985 में प्रकाशित हुआ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटकों में विविध जीवन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में। दूसरे नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, जिनके नाटक है अंधा कुआं। सारे नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। मादा कैक्टस बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, प्रतीकात्मक है। मादा कैक्टस 1959 में प्रकाशित हुआ। तीन आंखों वाली मछली 1960 में प्रकाशित हुआ। सुंदर रस भी 1960 में और सूखा सरोवर भी 1960 में ही प्रकाशित हुआ। लक्ष्मी नारायण लाल के ये प्रमुख नाटक रहे। इसके अलावा मिस्टर अभिमन्यु और 1971 में प्रकाशित हुआ और कर्फ्यू 1972 में। सभी नाटक कंठस्थ कर लेने हैं। आपने प्रतीकात्मक नाटक लिखे, विशेष तौर पर आधुनिक जीवन की संवेदना पर आधारित रंगमंचीय विचारोत्तेजक नाटक आपने लिखे। यानी आधुनिक जीवन की आधुनिक बोध भी था इनके नाटकों में, प्रतीकात्मकता इनके नाटकों की प्रमुख विशेषता थी और रंगमंचीय तो इनके नाटक थे ही। 1977 में आपको अपने नाटकों की श्रेष्ठ नाटकों के सृजन के कारण 1977 में संगीत नाटक अकादमी कर लेंगे दोस्तों इसे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1979 में साहित्य कला परिषद द्वारा आप सम्मानित हुए। 1987 में हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया गया। अब अगले जो नाटककार हैं वो आते हैं मोहन राकेश, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार। अभी तक जितने भी हम साठोत्तर युग के नाटककार पढ़ रहे हैं दोस्तों, सबकी कृतियां आपको कंठस्थ होनी चाहिए। मोहन राकेश ने 4 प्रमुख नाटक लिखे, जिनमें से 3 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस जो सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी है 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, और पैरों तले की जमीन को वे पूरा नहीं कर पाए अपने जीवन काल में, वो अपूर्ण नाटक है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और कमलेश्वर के द्वारा इस नाटक को पूरा किया गया, क्योंकि अभिन्न मित्र थे मोहन राकेश और कमलेश्वर। हिंदी नाटक लेखन में आपने यानी मोहन राकेश ने एक नए युग की शुरुआत की, नाटक को रंगमंच के और अधिक निकट लाए। यही कारण है कि इनके सभी नाटक न जाने कितनी बार अब तक मंचित किए जा चुके हैं। आगे चले। 1968 में आप संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अगले साठोत्तर नाटककार हैं भीष्म साहनी, एक और महत्वपूर्ण नाटककार। हानूश 1977 में प्रकाशित, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में प्रकाशित, माधवी 1984 में, मुआवजे 1993 में, रंग दे बसंती चोला 1996 में और आलमगीर 1999 में प्रकाशित हुआ। सभी नाटकों और उनके सन को कंठस्थ कर लेंगे। फूजियामा नामक रूसी नाटक का आपने अनुवाद किया। रंग दे बसंती चोला जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित नाटक है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे चलें। सुरेंद्र वर्मा एक और उल्लेखनीय नाटककार साठोत्तर युग के। सेतुबंध 1972 में आपका प्रकाशित हुआ। द्रौपदी 1972 में प्रकाशित हुआ। नायक खलनायक विदूषक 1972 में ही प्रकाशित हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय जो उनका नाटक है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसे भूलेंगे नहीं, 1975 में इसका प्रकाशन हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण नाटक है आठवां सर्ग, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, 1976 में प्रकाशित हुआ। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 में प्रकाशित हुआ। एक दूनी एक 1987 में प्रकाशित हुआ और शकुंतला की अंगूठी 1990 में प्रकाशित हुआ। कैद ए हयात 1993 में और उनका अभी तक का अंतिम जो नाटक है वो है रति का कंगन, जो 2010 में प्रकाशित हुआ। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आप 1993 में सम्मानित किए गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको 1996 में मिला। भारतीय भाषा परिषद द्वारा 2016 में आप व्यास सम्मान से नवाजे गए। इन महत्वपूर्ण नाटककारों के अतिरिक्त भी और कई नाटककार हैं जिन्होंने साठोत्तर युग में एक से एक बढ़कर उल्लेखनीय महत्वपूर्ण नाटक लिखे। वे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बहुत ही महत्वपूर्ण। बकरी और लड़ाई उनके बहुत लोकप्रिय नाटक हैं, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, शुतुरमुर्ग और नैफा की एक शाम, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक। आगे चलें। मणि मधुकर, रस गंधर्व और दुलारी बाई कंठस्थ कर लेंगे। मुद्रा राक्षस, मरजीवा, तेंदुआ, तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं आपके।
सुशील कुमार सिंह, सिंहासन खाली है, 4 यारों की यार, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण, खजुराहो का शिल्पी, बहुत ही महत्वपूर्ण। पोस्टर, रक्त बीज, इन्हें सबको याद कर लेंगे। हमीदुल्लाह एक और युद्ध और समय। संदर्भ, दया प्रकाश सिन्हा, कथा एक कंस की, और मृदुला गर्ग एक और अजनबी। इसे भी आप याद कर लेंगे। तो ये साठोत्तर युग के नाटककार हैं दोस्तों। बलराज पंडित ने 5वां सवार लिखा, रमेश बख्शी ने देवयानी का कहना है लिखा, गोविंद चातक ने अपने अपने खूंटे नाटक लिखा, और रमेश उपाध्याय ने लिखा पेपरवेट। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का महत्वपूर्ण सत्र, जिसमें हमने हिंदी नाटकों के उद्भव और विकास की यात्रा को पूरा अच्छी तरह से समझ लिया। अगला एक और सत्र हम नाटकों पर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में नाटकों पर आधारित पूछे जाते हैं। तो हम केवल और केवल अब अगला सत्र नाटक से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, चाहे परीक्षा कोई भी रही हो, हम वे सारे प्रश्न समझेंगे और अपने आप को नाटक से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह मजबूती से तैयार करेंगे। तो चलिए अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।